स्टूडेंट्स, मैं सौरभ दुबे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SD द नॉलेज एक्सप्लोरर पे। देखिए भाई प्यारे बच्चों, आप अपनी 10th क्लास की फिजिक्स का जो सबसे टफ चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी वो पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। जो सबसे तगड़ा चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी वो आप पढ़ चुके हैं। अभी उसी की एक्सटेंशन में हम आगे बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ने आ रहे हैं। आईसीएससी में जब हम देखते हैं 10th क्लास की फिजिक्स को तो ये चैप्टर अपने आप में बड़ा क्रूशियल है। एक तो ऑब्वियसली मार्क्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे खासे मार्क्स का आता है। उसके अलावा दूसरी बात ये है कि काफी नॉलेज प्रोवाइडिंग चैप्टर है। ये आपको ना साइंटिस्टों वाली फीलिंग देता है। मैंने बताया था आपको पहले भी कि आप अगर खुद से एनर्जी जनरेट कर पाए तो कितना अच्छा लगता है। एक मोटर है, उसे आप उल्टा अगर घुमा दें, मतलब जनरली मोटर में क्या होता है, हम करंट देते हैं और वो घूमती है, जैसे फैन चलता है ना, या कोई भी चीज घुमा रहे हैं आप जहां पर मोटर यूज हो रही है, तो वहां पर हम इलेक्ट्रिसिटी खुद देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट खुद देते हैं और वो मोटर घूमती है। कायदा ये होता है, मोटर ऐसे काम करती है। बट पता है क्या, अगर आप उल्टा कर दो ये काम कि आप मोटर को खुद घुमाने लगे तो उससे ना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लग जाएगी और वो जनरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? जनरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? जनरेटर कहलाता है। ठीक, तो ये जनरेटर वाला जो सीन है, ये कहां से सीन निकल के आता है? इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, एक फिजिक्स का फिनोमेना है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये सारी चीजें आप कहां पढ़ होंगे? इस चैप्टर में पढ़ होंगे जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, पीछे हाँ ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, मैं क्या बोल रहा था? इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नाम से ही समझा रहा हूँ, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म तो पता ही है आपको, ठीक है। सच्ची बात तो ये है कि बहुत लंबे समय तक, काफी लंबे टाइम तक ये माना गया, ये समझा गया कि इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक अलग ब्रांच है और मैग्नेटिज्म जो है वो एक अलग ब्रांच है। बहुत लंबे समय तक, कई 100 सालों तक ऐसा मानना था लोगों ने कि इलेक्ट्रिसिटी इज अनदर ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड मैग्नेटिज्म इज अलग, है ना, सेपरेट ब्रांचेस थी फिजिक्स की। फिर क्या होता है, एक साइंटिस्ट आते हैं पिक्चर में, हंस क्रिश्चियन ओएस्टेड। क्या नाम है? सर नहीं मैं रखना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओएस्टेड, ठीक है। ओएस्टेड भाई ने कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो एक्सीडेंटली इनके सामने एक कंक्लूजन निकल के आता है। इन्होंने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बना रखा था और उसके पास में ही एक वो रखी हुई थी, कंपास नीडल। मैग्नेटिक कंपास होती है जिसे डायरेक्शन देखते हैं, तो वो कंपास नीडल रखी हुई थी। आप सुन रहे हैं इन्होंने क्या करा हुआ था? इन्होंने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट तैयार करा हुआ था, ठीक है। जैसे हम कोई भी लोड रेजिस्टेंस लगा दिया, इलेक्ट्रिकल सर्किट ऐसे दिखता है ना। ये आपका सेल आ गया, अब इसी को बैटरी बना दिया हमने, बड़ा वाला टर्मिनल प्लस का, छोटा वाला माइनस का, सबको बताइए, ठीक है। यहां हमने स्विच ऑन कर दिया है तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा। अब इस सर्किट में प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो कर रहा था, ठीक है। जैसे ही इन्होंने स्विच ऑन किया तो पास में रखी हुई जो कंपास नीडल थी ना, उसमें डिफ्लेक्शन आ गया, नीडल हिलने लग गई। अब इन्हें लगा शायद हाथ लग गया होगा, टेबल हिल गई होगी, इस वजह से कंपास नीडल हिल गई, ठीक। लेकिन जब इन्होंने स्विच ऑफ करा तो दोबारा से कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आ गया। अब भाई साहब शक हुआ कि यार ये क्या घपला है, हो ना हो इस वायर में फ्लो करती हुई करंट का और उस कंपास नीडल के चारों ओर जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं उसका कुछ तो कनेक्शन है, उसका कुछ तो कनेक्शन है। ये इनको लगा। इन्होंने क्या करा, और एक्सपेरिमेंट्स करके देखे, बैटरी निकाली, उसे पलट के लगा दिया, मतलब माइनस इधर और प्लस उधर कर दिया। अब फिर से जैसे ही स्विच ऑन करा फिर डिफ्लेक्शन आया, लेकिन पहले ऐसे ऐसे डिफ्लेक्शन आता, मतलब उधर की तरफ जा रही थी तो अब इधर की तरफ आनी शुरू हो गई। डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन बदल गई क्योंकि करंट की भी डायरेक्शन बदली है ना, इसलिए डिफ्लेक्शन की भी डायरेक्शन बदल गई। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ओएस्टेड भाई को एक बात समझ में आ गई, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्या? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। आखिर ये बवाल है क्या? देखो मैं आपको पहले बता दूं, मैंने अभी थोड़े दिनों पहले ही आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके तुरंत बाद ही आपको जूल हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी पढ़ाया था। उसमें हमने क्या सीखा था कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में जब हम करंट पास कराते हैं तो उसमें से हीट प्रोड्यूस हो जाती है, वो गर्म हो जाता है। आप सब जानते भी, आप सबने देखा भी, आपके फोन्स वगैरह, फैन है, बल्ब्स है, जो भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंस देख लो, जो भी आप यूज करते हो, वो यूज करने के बाद थोड़ा गर्म हो ही जाता है। आप चाहें या ना चाहें वो गर्म होगा ही होगा, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हो रहा है।
ज्यादातर वो वेस्ट होता है, कुछ कुछ डिवाइसेस में हम उसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे इमर्शन रॉड है, हीटर है, गीजर है ना, इन सब जगहों पे हम क्या कर रहे हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज कर रहे हैं। बाय द वे मुझे कोई सेफ्टी डिवाइस बता सकता है, एक सेफ्टी डिवाइस जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के प्रिंसिपल पर काम करती है? फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज, शाबाश। फ्यूज का जो मटेरियल होता है, फ्यूज का जो वायर होता है, वो कौन से मटेरियल से बना होता है? टिन और लेड के अलॉय से। ऐसा क्यों होता है? टिन और लेड के अलॉय से ही क्यों बनाते हैं इसको? बिकॉज द अलॉय ऑफ टिन एंड लेड हैज हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। हाई रेजिस्टिविटी से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, लो मेल्टिंग पॉइंट से वो पिघल जाएगा जल्दी से जल्दी जब भी एक्सेसिव करंट आएगी, है ना। तो इस तरीके से फ्यूज हमारे घर की डिवाइसेस को बचा देता है। एंड व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, है ना, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बेसिस पे काम करता है। ठीक है, इतना मैंने आप लोगों को समझा रखा है ऑलरेडी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट तो आपको पता है अच्छे से। अब हम कहां पहुंच रहे हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में बताया किसने? और इस नाम से सुना होगा, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? ओएस्टेड भाई ने, है ना, हंस क्रिश्चियन ओएस्टेड। तो ओएस्टेड ने कैसे बताया? ओएस्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे बताया। ठीक है, ओएस्टेड के एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था? एक्सपेरिमेंट तो ऊपर दिखाई दे ही रहा है ना, ये रहा, यही था ओएस्टेड का एक्सपेरिमेंट। बहुत सिंपल था, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट तैयार करा, उसके पास में कंपास नीडल रख दी, और जैसे ही स्विच ऑन किया करंट फ्लो करने लगा, तो उसकी वजह से कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आ गया। अब इससे इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला? बस क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि ओएस्टेड के एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था? कंक्लूजन यही था जो यहाँ लिखा है। इन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की खोज कर ली, ये था कंक्लूजन। लेकिन इन्होंने अपने शब्दों में कैसे बताया था? इफ अ करंट कैरिंग वायर is placed near a magnetic compass, है ना। ये मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? बच्चे जिससे डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं ना, वही मैग्नेटिक कंपास होता है, देखा सबने होगा। उसमें एक्चुअली यहाँ पर ये जो नीडल होती है ना पीयूष भाई, वो मैग्नेटिक होती है। कैसी होती है? मैग्नेटिक होती है। और हर मैग्नेट की ना एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी से तो आप सभी वाकिफ है, मैग्नेट की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी से तो आप सभी वाकिफ है। आप सभी को पता है कि मैग्नेट के अंदर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है कि मैग्नेट आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स है ना, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। यही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेट की अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है। देखा भी है, बचपन में खेले भी हो, लोहे की चीजों को मैग्नेट से खींच कर, है ना। ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी मैग्नेट को अगर आप फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं एयर में, धागे से बांध के लटका देते हैं और उसे छेड़ते नहीं है, छोड़ दो उसे, तो वो थोड़ी देर में ना धीरे धीरे हिलते डुलते अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी। और वो डायरेक्शन पता है क्या होगी? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होगी। ठीक है, इधर नॉर्थ है, उधर की साइड साउथ है, तो ये ऐसे अलाइन कर जाएगी। जो पोल नॉर्थ की, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ आएगा, वो पोल नॉर्थ पोल कहलाता है। मैग्नेट का, किसी भी मैग्नेट का वो पोल जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, वो तो नॉर्थ पोल कहलाता है। और उसी मैग्नेट का वो पोल जो ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ फेस कर रहा है, वो क्या कहलाता है? साउथ पोल कहलाता है। बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी को? बहुत बढ़िया। तो 100 बातों की एक बात ये निकल के आती है कि ओएस्टेड भाई ने अपने इस एक्सपेरिमेंट से क्या निष्कर्ष निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला कि इफ अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड नियर अ मैग्नेटिक फील्ड, देन द, मैंने क्या लिख दिया? मैग्नेटिक कंपास लिखना चाहिए था ना मुझे। क्या लिखना चाहिए था बच्चों? मैग्नेटिक कंपास लिखना चाहिए था। तो क्या होगा? देन द कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। जो कंपास नीडल होती है ना, उसमें क्या आता है बच्चों? डिफ्लेक्शन आता है। तो कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं, हमने क्या लिखा है। अगर कभी भी किसी करंट कैरिंग वायर को हमने एक मैग्नेटिक कंपास के पास रख दिया, तो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आता है। दैट इज, इसका मतलब क्या निकाला ओम भाई इन्होंने? आ करंट कैरिंग वायर, बिल्कुल आम भाषा में, एक आम आदमी को समझ में जाए ऐसी भाषा में बात करते हैं। ओएस्टेड के एक्सपेरिमेंट का जो कंक्लूजन निकल के आया है, उसे एक आम आदमी की बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे हम? अ करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। बात खत्म। ये है असली बात जो ओएस्टेड भाई ने बताई थी। ज्यादा घुमा फिरा के बात करने से हो सकता है समझ में ना आए कि कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन हो गया, अरे तो क्या हो गया, डिफ्लेक्शन हो गया तो हो गया, तो क्या मतलब है इस बात का? हमें क्या समझ में आता है इस बात से? हमें ये समझ में आता है कि एक करंट कैरिंग वायर जो होता है ना,
वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। भैया आप ऐसा कैसे कह सकते हो, या वेस्टेड भाई ने ऐसा कैसे कह दिया, आप समझ ही नहीं रहे हो। मैंने आपको अभी क्या बताया, मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल होती है ना, ये सुई, ये खुद भी अपने आप में एक मैग्नेट है। तो एक मैग्नेट को हिलाने की क्षमता दूसरी मैग्नेट में होती है या मेटेलिक, वो मतलब जैसे आयरन वगैरह हो गया उसमें होती है। लेकिन ये जो वायर थे ये तो कॉपर के थे, और कॉपर से ये अट्रैक्ट होती नहीं है ना। और अगर ऐसा होता भी, मान लो इसकी वजह से अगर अट्रैक्ट हो गई होती तो स्विच ऑफ करने में भी तो होनी चाहिए, तब तो नहीं हो रहा था। करंट आने पे ही डिफ्लेक्शन क्यों आया, यानी कि जब वायर में करंट फ्लो करता है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, जो उस पर प्रॉपर्टी लगा, मतलब अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स लगाती है। बात समझ में आई? तो निधि जी क्या बात समझ में आ रही है हमको यहाँ से? हमें ये बात समझ में आ रही है कि एक करंट कैरिंग वायर जो होता है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, समझ में आ गया? क्या उस ने एक ही एक्सपेरिमेंट करा था? नहीं, इसी सीरीज में इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट करे थे। मैंने बताया ना, स्विच ऑफ करा, ऑन करा तो डिफ्लेक्शन हुआ, ऑफ करा तो रुक गया, फिर बैटरी पलट के देखी तो डायरेक्शन बदल गई, तो डिफ्लेक्शन की करंट की डायरेक्शन बदली तो डिफ्लेक्शन की भी डायरेक्शन बदल गई। इन सब नतीजों से एक बात समझ में आ चुकी थी कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो कराते हैं तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बात समझ में आ गई सबको अच्छे से? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? बहुत बढ़िया। तो ये चीज यही समाप्त होती है। अब अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। बच्चों आपको मैंने खुद से तो इतना पढ़ा दिया, एक बार जरा बुक में भी देख लेते हैं कि हमने जो भी पढ़ा है वो बुक में लिखा हुआ है या कुछ हमारा छूट गया। देखते हैं एक बार। हेडिंग है पहली, ओएस्टेड्स एक्सपेरिमेंट ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये ओएस्टेड के एक्सपेरिमेंट की बात चल रही है। इन्होंने क्या लिखा हुआ है, हांस ओएस्टेड इन 1820 आपका हिस्ट्री में एक चैप्टर है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना, रिवॉल्ट ऑफ 1857। उस पहले मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई जी वगैरह थे ना उसमें, याद है? तो उस फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से, रिवॉल्ट ऑफ 1857 से लगभग कितने साल पहले की बात चल रही है? 37 साल पहले की बात चल रही है। ओएस्टेड भाई उधर क्या कर रहे थे, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, है ना। इन हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्व दैट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टिंग वायर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। वही वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, यही वाली बात बोली है। ठीक है, इन्होंने इसमें एक नोट भी लिखा हुआ है, वो नोट पढ़ते हैं। In the absence of any magnetic field, the needle of the compass can rest in any direction. But in presence of a magnetic field, the needle of the compass rests only along the direction of the magnetic field. कह रहे हैं कि कंपास नीडल जो है वो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में रुक सकती है अगर उसे उसके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो। लेकिन अगर कोई आसपास मैग्नेटिक फील्ड है उसके, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जाके रुकेगी। आ रही है बच्चों बात समझने? फिर क्या बोला है, ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ द नीडल रेस्ट अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। शायद मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसी को डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, है ना। कि कोई भी मैग्नेट को अगर आप जो है एक मिनट बस, किसी भी मैग्नेट को अगर आप अर्थ की सरफेस पे धागे से बांध के फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं तो क्या होगा, वो हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकेगी। मानते कि नहीं मानते बच्चे? हाँ जी बच्चे, तो आगे समझे। अब आप ये सब देख सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, ऑब्जर्वेशन वगैरह मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। बैटरी पलटी तो डायरेक्शन बदली, करंट रोक दिया तो डायरेक्शन तो डिफ्लेक्शन ही रुक गया, ये सब बातें बता रखी हैं, आराम से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेनेशन वगैरह भी पढ़ लेना, कोई परेशानी नहीं है। इन सब बातों से एक ही निष्कर्ष निकल के आ रहा है, बार बार बोल रहा हूँ, और वो क्या है कि कोई भी करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इन शॉर्ट, अगर किसी वायर में करंट फ्लो करा दिया तो वो मैग्नेट की तरह काम करेगा, लेकिन कब तक? जब तक उसमें से करंट फ्लो कर रहा है ना। दिस गिव्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या मिल गया भाई? इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपको कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना लिया आपने। देखो कैसे भैया, कैसे बताना जरा। अरे एक लोहे की बड़ी सी कील ले लीजिए, उस पे कॉपर वायर, पेंटेड इंसुलेटेड कॉपर वायर होते हैं, वो अच्छे से लपेट दो, वाइंड कर दो उस पे, और उसके बाद उसको बैटरी से कनेक्ट कर दो, बस एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गई। इतना सिंपल है। क्यों भैया समझ में नहीं आया हुआ क्या यहाँ पर? अरे जैसे ही बैटरी से जोड़ोगे तो करंट फ्लो होगा, और ओ भाई करंट फ्लो होगा उस लूप में से, तो क्या होगा, वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। अभी पढ़ा ना आपने, अ करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। ऊपर से वो एक लोहे की कील पे रैप कर रखा आपने, तो वो लोहा जो उसके कांटेक्ट में है वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे आपने बचपन में खेल करते हुए देखा होगा, एक मैग्नेट पे अगर मैं एक सिक्का चिपका दूं, तो अब डायरेक्टली मैग्नेट से नहीं भी चिपकाऊंगा ना, तो भी एक नया सिक्का उस सिक्के से चिपक जाता है, फिर उसके नीचे भी एक सिक्का चिपक जाता है। मतलब मैग्नेट के कांटेक्ट में आने वाले आयरन ऑब्जेक्ट्स भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगते हैं, वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं उस वक्त, है ना। क्या हो जाते हैं? मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो अगर आपने एक लोहे की कील पे कॉपर वायर लपेट के उसमें करंट पास करा दिया, तो कॉपर वायर तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा ही करेगा, साथ में जो अंदर आयरन की नेल है ना वो भी,
मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाएगी, है ना, बात समझ रही है। और इससे आपको एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट मिल जाएगी। अगर भैया हम इंसुलेटेड को मतलब हम सिर्फ कॉपर के तार को लपेट लेते, लोहे की कील पे नहीं लपेटते, मान लो इस प्लास्टिक मार्कर को लपेट दिया तो नहीं बनती क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट? बन जाती तब भी, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनती, क्योंकि सिर्फ तब आपको किसका मैग्नेट मिलता? कॉपर वायर में जो करंट हो रहा है उसका, आपको अंदर वाले आयरन फ्रेम का मैग्नेट नहीं मिलता। अब वो भी मिल जाएगा अगर आयरन के ऊपर लपेटा तो। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का पक्का। अब हमने इतनी बात समझ ली है तो हम आगे बढ़ सकते हैं अगले टॉपिक की तरफ, ठीक है। अगला टॉपिक क्या कहता है? जब आपने इतना पढ़ लिया कि एक करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो भाई मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो फिर क्या मतलब हुआ इस बात का? एक मैग्नेट में ना, एक मैग्नेट के चारों ओर एक इनविजिबल स्पेस होती है जो आपको दिखाई नहीं देती है। जैसे चार्ज के चारों ओर इनविजिबल स्पेस होती है जो आपको नहीं दिखाई देती, उसको क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ऐसे ही किसी भी मैग्नेट के चारों ओर एक इनविजिबल स्पेस होती है जिसके अंदर जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन उसके अंदर उस मैग्नेट का असर महसूस होता है, ठीक है। भैया क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मेरे हाथ में एक मैग्नेट है तो इस मैग्नेट से लोहे की चीजें अट्रैक्ट होती है, सबको पता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने हाथ में ये मैग्नेट लेके खड़ा हो जाऊं तो आज दिल्ली की जितनी भी ट्रेनें खड़ी है रेलवे स्टेशन पे वो सब उखड़ के आने लग जाएंगी, या दिल्ली के लोगों के घर के गेट उखड़ के आ जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा ना, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। हाँ मैं मानता हूं कि ये मैग्नेट है और ये लोहे को अट्रैक्ट करती है, मगर ऐसा नहीं है ना कि बहुत दूर दूर के लोहे की चीजें भी उखड़ के आने लग जाएंगी। अरे दिल्ली का कहाँ पहुंचा भैया, आपके घर का गेट खुद नहीं उखड़ के आ रहा है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इस मैग्नेट के चारों ओर कुछ इलाका है जिसके अंदर ही अंदर इसका असर महसूस होगा। एंड दिस इनविजिबल स्पेस इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ आ रही है अच्छे से? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाता है। अब अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये रहा करंट कैरिंग वायर। ये अगर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है जैसा कि हमारे ओस्टेड भाई ने बताया और हमने महसूस भी किया क्योंकि इसमें नीडल में डिफ्लेक्शन रहा है, तो इसके चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। बस, तो हमारा अगला टॉपिक वही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या हाँ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। एक स्ट्रेट वायर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन क्या रहती है? अगला टॉपिक क्या है? डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। भैया स्ट्रेट वायर है, कैसा वायर है? स्ट्रेट वायर है अपने पास, ठीक है। उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किस तरीके का होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होगा। भैया कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? वो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम रहता है मगर रेडियस अलग अलग होते हैं। समझ रहे हो? भैया मैं समझा नहीं आपकी बात। मैंने आपसे कहा बच्चों कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो किस फॉर्म में आता है? कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है बच्चों? कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किससे मिलेगी आपको? राइट हैंड थंब रूल से। कैसे पता लगेगी? राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल, ये राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? अपने राइट हैंड के थंब को, अपने राइट हैंड के थंब को करंट की डायरेक्शन में कर दीजिए, तो जिस दिशा में आपकी उंगलियां घूम रही है ना उस दिशा में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी, ठीक है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? आपकी उंगलियों के घूमने की दिशा में। मैंने जो भी बोला है उसको समराइज करते हुए ओम भाई दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनना। अब तक हमने जो भी पढ़ा उसमें सबसे पहली चीज आती है ओएस्टेड के एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन, जो ये कहता है कि करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अब वायर अगर स्ट्रेट है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालोगे? राइट हैंड थंब रूल से। किससे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल। क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर आप किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में करंट की दिशा में अपने राइट हैंड का थंब अलाइन करते हैं तो जिस दिशा में आपकी उंगलियां घूम रही है ना उसी दिशा में आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी, या वही डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। बात समझ में आ गई? इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल स्टेट्स दैट इफ we place the thumb of our right hand in the direction of current, then the direction in which our fingers curl up will give the direction of the magnetic field। आप देख सकते हैं यहाँ पर करंट की दिशा ये है, तो मैं जब अपनी उंगलियां घुमाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या आएगी?
एंटी क्लॉकवाइज। कैसी डायरेक्शन आएगी? एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है सबको? और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती, मतलब मैग्नेटिक फील्ड होता किस तरीके का है? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द, बोलो, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, बोलो, इज इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। है ना? कौन सी फॉर्म में है? कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में बच्चों। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। हाँ भैया। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो किस फॉर्म में है? कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में है। एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। भाई साहब सबको अच्छे से समझ में आ गया? कोई दिक्कत यहां तक? राइट हैंड क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल बताइए बच्चों, क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल? बताइए जरा। ये कहता है कि अगर हम करें, राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अगर हम अपने वायर में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन में अपने थंब का, अपने राइट हैंड का थंब कर दें, तो जिस दिशा में हमारी उंगलियां घूम रही है उस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगेंगी। अभी इसी में अगर करंट डाउनवर्ड होता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आती क्लॉकवाइज। समझ में आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया। चलो गुड। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। देखिए आगे मुझे आपके बुक में फिर से एक जरूरी बात मिल रही है, ध्यान से सुनना। कुछ काम की बातें हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मैंने पैटर्न यहाँ बनाया है, इससे कुछ काम की बातें निकल के आती है जिन्हें हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। देखिए पहली बात आती है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स अराउंड द वायर। हाँ वो तो हमें दिख रहा है, हमने कई बार डिस्कस भी कर लिया। विद देयर प्लेन परपेंडिकुलर टू द स्ट्रेट वायर एंड विद देयर सेंटर्स लाइंग ऑन द वायर। ऑब्वियसली बात है, ये इस तरीके से हुआ। देखिए ये वायर है, तो इसके चारों ओर कंसेंट्रिक सर्कल्स जो आएंगे उनका सेंटर कहाँ लाई कर रहा होगा? इस वायर पे ही लाई कर रहा होगा। हर सर्कल का सेंटर कहाँ लाई करेगा? इस वायर पे लाई करेगा। और ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे ना, वो उनका प्लेन इस वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ऐसे नहीं हुआ तिरछे वर्चा, सीधे 90 डिग्री पे। ठीक है, वो देखिए, वो समझ में आ भी रहा है देख कर ही। अगली चीज क्या आती है? सेकंड पॉइंट क्या आता है? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर इज रिवर्स्ड। वो मैंने आपको बताया था, अगर करंट मैं नीचे कर दूंगा तो अभी एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है, तब कैसा लगेंगी? क्लॉकवाइज लगेंगी। अगर आप करंट की डायरेक्शन को बदलेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदलेगी। वो आपने यहाँ पे भी देखा था, अगर हमने करंट की डायरेक्शन को बदला तो डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी बदल रही थी। समझ में आ रहा है सबको? कोई दिक्कत नहीं है ना? अगली तरफ बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की तरफ। On increasing, third point, on increasing the current in the wire, the magnetic field lines become denser and iron filings get arranged in circles up to a larger distance from the wire. क्या समझ में आता है? करंट बढ़ाने पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो वो कॉमन सेंस है। ये आखिर ये मैग्नेटिक वहां किसकी वजह से रहा है? करंट की वजह से आ रहा है ना। तो अगर मैं करंट ही बढ़ा दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। समझे नहीं समझे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का सबसे तगड़ा फायदा यही है, जो नेचुरल मैग्नेट्स होती है ना, उनकी स्ट्रेंथ को आप कम ज्यादा नहीं कर सकते अपनी नीड के अनुसार, वो तो फिक्स्ड है, वो कांस्टेंट है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप उनकी पोलैरिटी, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अपने हिसाब से बदल सकते हो। करंट के डायरेक्शन बदल दो तो पोल्स बदल जाएंगे। और दूसरा ये कि उसकी स्ट्रेंथ को भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इतना ज्यादा यूज होता है। जम के आड़ में जो वो होती है ना, अरे क्रेन्स जो हैवी मेटल ऑब्जेक्ट्स उठाती है, वो ऐसी तो काम करती है, उनमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती हैं, उसमें वो करंट का वैल्यू बढ़ाते चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता चला जाता है, वो हैवी मेटल ऑब्जेक्ट्स को भी आराम से लिफ्ट कर लेती है। समझ में आ रहा है? और जब उसे अपनी डिजायर्ड लोकेशन पे यहाँ से उठाकर यहाँ गिराना है, तो जब यहाँ पहुंच जाएगी तो वो क्या करेंगे? स्विच ऑफ कर देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा उसका, क्योंकि ये मैग्नेटिज्म तब तक ये जब तक करंट फ्लो कर रहा है। जैसे स्विच ऑफ करोगे क्या होगा? करंट फ्लो होना बंद होएगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चली आएंगी, वो सारा जो भी ऑब्जेक्ट है उसके साथ चिपका हुआ वो नीचे गिर जाएगा। हो गया डन। समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? जरूरी बात, नोट पे आते हैं। इस नोट में क्या लिखा हुआ है ध्यान सुनना। द मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन द वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। जाहिर सी बात है, आप अर्थ पे किसी भी लोकेशन में खड़े हैं तो वहां पर आपको लग रहा है कि आपके मैग्नेट की वजह से ही सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं जी। अर्थ का खुद का भी तो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो वो भी थोड़ा बहुत असर डालता है। तो आपको किसी भी लोकेशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रहा है वो नेट रिजल्ट है दो मैग्नेट्स का, एक तो आपकी वाली मैग्नेट का और दूसरा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का। तो दोनों का रिजल्टेंट देख रहे थे आप हमेशा। इसीलिए कुछ कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड
मतलब आपकी मैग्नेटिक फील्ड और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और वहां पर हमें कोई भी डायरेक्शन में रुकती हुई दिखाई देगी ये मैग्नेटिक कंपास की नीडल। सही है, क्योंकि वहां पर उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ऐसे पॉइंट्स को हम न्यूट्रल पॉइंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूट्रल पॉइंट। या लिखा भी देखो, द पॉइंट वेयर टू फील्ड लाइंस आर इक्वल एंड अपोजिट इज कॉल्ड अ न्यूट्रल पॉइंट। और न्यूट्रल पॉइंट पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है और कंपास नीडल किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली रुक सकती है, क्योंकि अब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। पता ही मेरी एक ही बात समझ में गई नहीं। आप इसे ऐसे समझे कि 5 न्यूटन की फोर्स से इनको इधर खींच लिया गया और एक ने इधर से खींच दिया, तो क्या होगा? फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, अब नेट फोर्स कोई नहीं लगेगा। वही होता है न्यूट्रल पॉइंट पे। बात समझ में आ गई अच्छे से? बाकी राइट हैंड थंब रूल मैंने बताई दिया था। अब हम स्ट्रेट वायर से आगे बढ़ रहे हैं किसकी तरफ? एक सर्कुलर लूप की तरफ। किसकी तरफ? सर्कुलर लूप की तरफ। ये सर्कुलर लूप क्या होता है अभी समझाता हूं, बस 1 मिनट। चलिए भाई देखिए, अभी हमने जो पढ़ा, ये पढ़ा कि एक वायर में जब करंट फ्लो करता है तो वो मैग्नेट पे बिहेव करता है। फिर हमने देखा कि अगर हमारा जो करंट कैरिंग वायर है वो स्ट्रेट वायर हुआ तो उसकी वजह से कैसा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा? कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म मिलेगा, और उसकी डायरेक्शन हम किससे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल से। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं और क्या देखने जा रहे हैं, जरूरी नहीं है ना कि करंट कैरिंग वायर हमेशा स्ट्रेट ही हो, वो तो लूप में भी हो सकता है, मतलब गोला भी हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो अब क्या होगा? तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ, पहले हमने स्ट्रेट वायर के पढ़ा था, अब किसके वजह से पढ़ते हैं? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप। अब ये लूप क्या होता है? लूप मतलब गोल गोल तार, क्लोज वायर है ना। तो आपको एक सर्कुलर लूप मिला है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगे वो देखें आपको। एक लूप समझ ले रहे हैं पहले कैसा होगा। देखो ये सर्कुलर लूप तैयार कर दिया, कंपैरिजन करना साइड बाय साइड। पहले क्या हो रहा था? वायर स्ट्रेट था तो करंट स्ट्रेट पाथ में जा रही थी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोल गोल आ रही थी। अब उसका उल्टा हो गया है, अब करंट गोल गोल घूमेगा। मान लो ये जा रही है करंट की दिशा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना इसके अंदर से निकलेंगी। ठीक है, बात समझ आ रही है? अगर करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में। लेकिन वही वंश भाई, उज्जवल भाई, अगर हमारा करंट कैरिंग लूप है, स्ट्रेट वायर ना होके गोल मटोल है, तो करंट गोल गोल घूम रही है, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? फिर से राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हो आप, लेकिन अब उल्टा करके लगाना पड़ेगा। क्यों? पहले क्या था? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गोल गोल घूम रही थी और करंट स्ट्रेट था। अब क्या है? करंट गोल गोल घूम रहा है, तो इस बार अपने राइट हैंड को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि करंट की दिशा में आपके राइट हैंड की फिंगर्स घूमे। तो जिधर की तरफ थंब आएगा ना, उधर की तरफ नॉर्थ पोल होगा, उधर की तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, तो यानी कि इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया। कैसा हो गया? ये क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है? इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी हो तो थोड़ा समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूं। करंट की दिशा में अपने राइट हैंड की उंगलियों को घुमाइए तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थंब अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इनवर्ड है। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से दिखाते हैं। अगर इसी का उल्टा कर दिया जाए, अब ये जो सर्कुलर लूप है इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे है ना, तो क्या होगा बताइए? अब आप देखिए करंट की दिशा में अगर अपने राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाएंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका थंब बाहर की तरफ आ रहा है, यानी कि नॉर्थ पोल बाहर की तरफ है इस वक्त। और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को बोलते हैं आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। भैया इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से दिखाते हैं, तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को किससे दिखाते हैं? डॉट से दिखाते हैं। ये क्या आ गया? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बाहर आता हुआ। बातचीत समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो भैया एक तो सी बात है, इसके लिए ना और भी अलग अलग रूल्स दिए गए थे। ये तो मैंने राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कर लिया, मैं इसी से ये क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको राइट हैंड थंब रूल से। एक ही रूल से दोनों काम हो जाएंगे। अगर वायर स्ट्रेट है तो करंट स्ट्रेट जा रहा है, करंट की दिशा में अपने राइट हैंड का थंब करिए, जिधर उंगलियां घूम रही है उधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी। अगर वायर में करंट गोल गोल घूम रहा है तो अपने राइट हैंड की उंगलियों को करंट की दिशा में घुमाओ, क्योंकि इस बार करंट गोल गोल घूम रहा है, तो करंट को गोल गोल घुमाओ, उंगलियों को गोल गोल घुमाओ, एंड यू विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू योर थंब। जिधर थंब पैदा उधर की तरफ नॉर्थ पोल होगा। बाय द वे एक मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा, ये करंट की घूमने की डायरेक्शन क्या है इस वक्त? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ध्यान से देखना, अगर क्लॉकवाइज करंट आ रहा है ना कहीं, तो वहां कौन सा पोल बनता हुआ दिखाई देगा आपको? अपने वाले फेस पे कौन सा पोल दिखाई देगा? साउथ पोल। ये कैसे? ऐसे देखो, ये जुगाड़ है, मुझे अच्छा नहीं लगता,
कुछ लोगों को ये अच्छा लगता है, अपनी अपनी चॉइस है। मुझे तो राइट हैंड थंब रूल पसंद है, एक तीर से दो निशाने पड़ते हैं, वो भी कर लूंगा ये भी कर लूंगा। लेकिन कुछ लोग किसको फॉलो करते हैं, क्लॉक रूल को। मैं पढ़ा दोनों दे रहा हूँ, किताब में दिया तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही, लेकिन फॉलो मैं वही करवाऊंगा क्वेश्चंस में, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। क्लॉक रूल क्या कहता है, क्लॉक रूल ये कहता है कि अगर आपके जिस एंड पे आप देख रहे हो लूप को, उस एंड पे अगर करंट कैसा है, क्लॉकवाइज करंट है ना, तो पोल कौन सा होगा। और आपको ये मैंने यहाँ पे बताया था, देखो यही सेम चीज है, वहां क्लॉकवाइज करंट ही तो था, तो ये थंब हमारा अंदर आ रहा है, तो मतलब उधर वाला पोल, अंदर वाला पोल नॉर्थ होगा, और जो बाहर दिखाई दे रहा है कौन सा होगा, साउथ होगा। ये वही तो कह रहा है कि जिस फेस पे क्लॉकवाइज करंट आ रहा है वो फेस कैसा होगा, साउथ पोल होगा। तो क्लॉकवाइज करंट विल गिव यू, समझाता हूँ। ये एक पन्ना है, ये लूप है, लूप करंट कैरिंग लूप है, क्लॉकवाइज करंट जा रहा है, तो ये साउथ पोल है, तो इसके पीछे वाला तो नॉर्थ हुआ ना। तो वही तो मैं भी बोल रहा था पहले, थंब ऐसे आ रहा था, तो अंदर वाला पोल नॉर्थ पोल था, साउथ ही है, ठीक है। बातचीत समझ में नहीं आई, ठीक। तो जहां क्लॉकवाइज करंट होगा वहां कौन सा पोल आएगा, साउथ पोल, और जहां एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा वो कैसे, ऐसे। जुगाड़ है भाई, देखो एन बन गया, बबलू बनाने वाली बातें हैं, नहीं ऐसा तुमने भैया, ऐसे तो मैं यहाँ पे भी कर सकता था, क्या बात कर रहे हो, है ना, ऐसा लग रहा हो आपको। ये एरो यहाँ ना लगा के अगर आप ऊपर लगा देते एन बन जाता है ना, और ये वाला एरो यहाँ लगा के यहाँ लगा देते नीचे को, तो एन तो बन जाता। सही है, ऊपर डोगे पर तो नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देखो आप गलती क्या कर रहे हो, ये एरो इधर का है, फिर ऐसे ये यहाँ पे लड़ रहा है, ये ऐसे नहीं होता ना। देखिए ये जो बीच वाली लाइन है, इससे एक एरो उधर जाना चाहिए, एक उधर जाना चाहिए। इतना माथा कौन फोड़ेगा, इतना कंफ्यूज कौन होगा, इसीलिए मैं ये जुगाड़ लगाता ही नहीं। मैं क्या करता हूँ, या तो फिर डायरेक्टली याद कर लो। अगर क्लॉक रूल लगाना है ना, तो ये इतनी तिगड़मबाजी मत करो, सीधे सीधे याद कर लो कि क्लॉकवाइज करंट से क्या आता है, साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज करंट से क्या आता है। हाँ बस, या तो ये याद कर लीजिए अगर आपको ज्यादा मन कर रहा है तो, और नहीं तो राइट हैंड थंब रूल जिंदाबाद है ही। क्या कहते हो, वो बेस्ट है, वो कभी धोखा नहीं देगा। जहां क्लॉकवाइज करंट होगा वो कौन सा पोल आएगा भाई, और एंटी क्लॉकवाइज करंट पे कौन सा पोल आएगा। पहचान कैसे बढ़ेगी, सीएस के, सीएस ले लो, सीएस आजकल बीटेक भाई क्या करेंगे, बीटेक करेंगे सीएस से, सीएस से। तो सीएस क्लॉकवाइज करंट साउथ पोल, क्लॉकवाइज करंट साउथ पोल है ना, सीएस से याद रखना। क्लॉकवाइज करंट पे साउथ पोल है, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट नॉर्थ ही होगा। समझा गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है, बढ़िया, वेरी गुड, खत्म है भाई क्लॉक रूल। बच्चों ये टॉपिक में खत्म हो गया। चलिए भाई, अभी अभी हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर जो होता है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में होता है ना, जिसका सेंटर ऑब्वियसली वायर पे लाई करता है। और ये बहुत कॉमन सेंस वाली बात है कि इस वायर की वजह से, इस वायर में फ्लो करते हुए करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, तो इसके आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होगा प्रिया लोला जी, लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाओगे ना, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा। पता है, एक बात समझने वाली है, बहुत ध्यान रखने वाली है कि जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होती है, और जब मैग्नेटिक फील्ड वीक होता है ना, जिस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड वीक होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो दूर दूर दिखाई देंगे आपको, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस वायर के आसपास आप देखोगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज होंगी, और दूर जाते जाते क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती जाएंगी, क्योंकि वहां पर वीक हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ आ गई। अब यहाँ पर जो है हमारे पास स्ट्रेट वायर था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म में थी। अगर हमने वायर ही गोल मटोल ले लिया, करंट कैरिंग लूप ले लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी दिखाई देंगी आपको, इसके थ्रू पास होती हुई दिखाई देंगी। बीच में तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइंस की तरह होंगी, और थोड़ा सा आप जैसे जैसे एजेस की तरफ जाओगे ना वो भी आपको कर्व्ड दिखाई देंगी, इसी के चारों ओर रिवॉल्व करती हुई नजर आएंगे, इसकी तरह, समझो। लेकिन ऑलमोस्ट सेंटर से जब आप देखोगे तो लगभग स्ट्रेट लाइन जैसी ही पास होती हुई नजर आएंगी, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं करंट कैरिंग लूप के लिए, या तो क्लॉक रूल से, जो ये कहता है कि क्लॉकवाइज करंट पे साउथ पोल आएगा और एंटी क्लॉकवाइज करंट पे नॉर्थ पोल आएगा, या फिर आप राइट हैंड थंब रूल भी लगा सकते हैं उल्टा करके। उसमें क्या होगा, करंट की दिशा में, उसमें राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाते थे स्ट्रेट वायर में, करंट की दिशा में अपने राइट हैंड का थंब करते थे, तो जिधर की तरफ फिंगर्स घूम रही है उधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आता था। इस कंडीशन में क्या है, करंट के डायरेक्शन में आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को घुमाएंगे तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल, है ना, या मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ आ गई, जिधर की तरफ अंगूठा आएगा उधर की तरफ
नॉर्थ पोल होगा। तो इस वाली साइड पे क्या होगा, साउथ पोल होगा। कहानी समझ आ गई, मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इसमें कुछ काम की बातें आ रही थी, वो पढ़ा देता हूँ। फ्रॉम द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें ये समझ में आता है कि इन द विसिनिटी ऑफ द वायर हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर दिखाई देंगी। विसिनिटी ऑफ वायर में मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चित्र में, इसको ऐसे दिखाया गया है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर आपको सर्कुलर दिखाई दे रही है तार के पास। यहाँ पर मैंने कहा था ना लूप लूप दिखाई देंगे, लेकिन ऑलमोस्ट सेंटर में देखोगे तो पैरेलल लाइंस की तरह जाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो बस यही बता रखा है, और क्या है। नियर द सेंटर ऑफ द लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नियरली पैरेलल टू ईच अदर, सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मे बी अज्यूम्ड टू बी नियरली यूनिफॉर्म इन द स्मॉल स्पेस नियर द सेंटर। लूप के अंदर सेंटर के आसपास आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा। बाकी एजेस के पास आप देखेंगे तो वो सर्कुलर लूप्स की फॉर्म में दिखाई देगा, वहां पर यूनिफॉर्म नहीं होता है। सेंटर में बहुत कम इलाके में आपको वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नजर आएगा, क्योंकि लाइंस वहां पर पैरेलल है। अब और कुछ खास है नहीं। अब यहाँ पर एक बात ये समझ में आती है कि जैसे मुझे किसी भी वायर में, चाहे वो स्ट्रेट हो या सर्कुलर हो, मुझे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है किसकी वजह से, करंट की वजह से। तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी तो मैं सबसे पहला काम क्या कर सकता हूँ, करंट बढ़ा दो। सबसे पहला काम यही कर सकते हैं। दूसरा काम ये कर सकते हैं कि वहां पर कोई सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दो। जैसे ये लूप है, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दो, जैसे मैंने वो लोहे की कील के ऊपर करा था, याद है। तो उससे वो भी मैग्नेटाइज हो जाके मैग्नेटिक इफेक्ट कई गुना बढ़ जाता है, लगभग 2 से 2.5 गुना बढ़ जाता है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि आयरन की अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। अच्छा, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक चीज ये है कि एक लूप से, एक टर्न से तो आपको बहुत बहुत वीक मैग्नेट मिल रही है, तो आप क्या करो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो। जितने ज्यादा टर्न्स लगाओगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पाओगे, क्योंकि हर एक टर्न अपने आप में जिज्ञासा जी वर्क करेगा एक मैग्नेट की तरह। बात बहुत सीधी सी है। हाउ कैन वी इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, सवाल ही आया। क्या क्या कर सकते हैं, फर्स्टली वी कैन इंक्रीज द करंट, दूसरा वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द लूप, तीसरा आप उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर दें। ये 3 तरीके से आप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। मजा आ रहा है। अब अगली जो चीज आती है वो क्या आती है, जो आपने अभी अभी सुनी कि एक लूप से मजा ही नहीं आ रहा, एक टर्न से मजा ही नहीं आ रहा, इसलिए आप क्या करो, अब कई सारे टर्न्स ले लीजिए। और जब हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार होती है, और उसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड। तो अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप नहीं बल्कि सोलेनॉइड आ जाएगा। ठीक है भैया, ये सोलेनॉइड क्या होता है अभी समझाते हैं आपको। सोलेनॉइड क्या होता है, आप देखिए ध्यान से सुनिएगा जरा। एक इंसुलेटेड फ्रेम लिया आपने, क्या लिया, इंसुलेटेड फ्रेम है ना, और उसके ऊपर आपने क्या करा, कॉपर वायर की टर्निंग्स ले ली। ध्यान से देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं, बनाने के लिए आते हैं ये। देखो कैसे बना रहा हूं मैं। क्या चल रहा है, कॉपर वायर की टर्निंग्स बनाई जा रही है इस पे, है ना, कॉपर वायर लपेट रहे हैं इस पे। यहां से लाके हमने बैटरी जोड़ दी, बड़ा वाला टर्मिनल, छोटा वाला, और यहाँ पर हमने की लगा दिया। अब देखिए क्या होगा, प्लस से करंट आएगा, माइनस पे करंट वापस जाएगा, ऐसे होता है। यहाँ से जो करंट आ रहा है वो यहाँ आएगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा, है ना, ऐसे तो होगा। इसे अगर आप प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें तो हो क्या रहा है, ये है हमारा इंसुलेटेड फ्रेम और हमने इस पे तार लपेटा हुआ है ऐसे, तो तार आगे से आ रहा है, तभी तो यहाँ दिखाई दे रहा है ना, आगे ऐसे आगे से आ रहा है, ऐसे लपेटा गया, पीछे का दिखाई नहीं दे रहा है। देखो आगे से आया तार और लपेट दिया ऐसे 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 करते 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 लास्ट में आके ये पीछे को ही चला गया। देखो पीछे को ही चला गया, तभी यहाँ का दिखाई नहीं दिया। बात समझ आ रही है। करंट भी इसमें ऐसे ही फ्लो कर रही है जिस दिशा में लपेटा है। आपको क्या समझाया था मैंने, ये लूप ही तो है, अब इधर से देखोगे तो लूप ही तो है, बस इसमें एक नहीं कई सारे टर्न्स हैं। कई सारे टर्न्स क्यों लिए हैं, ताकि मैग्नेटिक फील्ड बढ़कर मिले। बात समझ आ रही है। और भी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं, अंदर का फ्रेम सॉफ्ट आयरन का ले लो। और भी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहते हो, करंट बढ़ा लो। तो ये 3 तरीके हैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। बात समझ आ गई अच्छे से। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द करंट और यूजिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर। ये 3 तरीके से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। ठीक है भैया, आप क्या कह रहे थे, ये जो है सोलेनॉइड है, हाँ
देखिए मुझे एक बहुत जरूरी बात समझानी है आपको, ध्यान से सुनना इसलिए। सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड कोई भी ऐसा टर्न्स का सेटअप होता है, बस इसमें खास बात ये ध्यान रखनी है कि देखिए ध्यान सुनिएगा, ये हमारे पास क्या छूट गई, एक हमारे पास इंसुलेटेड फ्रेम है जिसमें हम कॉपर के तार लपेट रहे हैं, ये सोलेनॉइड है क्या? हर ऐसा सेटअप सोलेनॉइड नहीं होता। सोलेनॉइड होने के लिए एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखना पड़ेगा, लेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू इट्स थिकनेस। लेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू इट्स थिकनेस। समझाता हूं, क्या ये सोलेनॉइड है? नहीं, ये सोलेनॉइड नहीं है, ये सोलेनॉइड नहीं है। तो क्या होगा सोलेनॉइड पे? इसे कहेंगे सोलेनॉइड ऑफ, जिसकी लेंथ बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू इट्स थिकनेस। इसकी मोटाई के मुकाबले इसकी लंबाई अगर बहुत ज्यादा है तब हम उसे सोलेनॉइड कहते हैं। अगर मैं इस पे कॉपर के वायर लपेटने लगूं तो मैं इसे सोलेनॉइड कह सकता हूं। क्या इस मार्कर को सोलेनॉइड बोला जा सकता है? नहीं, क्योंकि इसकी थिकनेस के मुकाबले में इसकी लेंथ कोई बहुत बहुत ज्यादा नहीं है। अगर थिकनेस के मुकाबले लेंथ बहुत ज्यादा हो तब हम उसे सोलेनॉइड कह सकते हैं। ठीक है, बातचीत समझ आ गई बच्चों सबको? क्या मेरी ये वाटर बॉटल पे अगर मैं कॉपर वायर के टर्निंग लपेटने लग जाऊं तो इसे सोलेनॉइड कह दूंगा? बिल्कुल नहीं। इसकी थिकनेस के हिसाब से इसकी लेंथ कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है ना? क्या इस डंडी को हम कह सकते थे? इसे कह सकते हैं। ठीक है, पतला सा डंडी है, ये लेंथ बहुत ज्यादा है, थिकनेस काफी कम है, तो इसको सोलेनॉइड कह सकते थे। ऑल्दो ये थोड़ा सा सिलिंड्रिकल सा नहीं लग रहा, बट कोई बात नहीं, सही लेंगे। मैं इसे भी कहता हूँ। हाँ बिल्कुल, अब समझ में आ गया। अब मुद्दे पे लौट के आते हैं। भैया आपने कहा कि इसमें कई सारे लूप्स हैं और लूप के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे लगाते थे? या तो क्लॉक रूल से या फिर राइट हैंड रूल से। अगर क्लॉक रूल से सोचने जाऊं तो मुझे थोड़ा सा आइडिया लगाना पड़ेगा। ये इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर करंट ऐसे आ रही है ऊपर से ऐसे। तो ध्यान से देखना कैसे करंट आ रही है, ऊपर से आ रही है और पीछे घूम रही है। तो करंट ऐसे आ रही है, अपनी तरफ से देखिए ऐसे आ रही है करंट ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इधर नॉर्थ पोल होगा। क्लॉक रूल ये कहता है इधर नॉर्थ पोल है। अगर इधर नॉर्थ है तो उधर साउथ ही आएगा। फिर भी तसल्ली के लिए देख लो वहां करंट कैसे आ रही है बताना। मैं वो करंट ऐसे आ रही है, देखो ऐसे आ रही है, ये क्लॉकवाइज हुआ, इधर साउथ पोल है। सही है, क्या हो गया? ध्यान से देखो ना यार, आप क्या कैसी बात कर रहे हो? बहकी बहकी सी इधर देखो, मैं अपनी तरह से दिखा रहा हूँ। मैं इधर खड़ा हूँ, आप भी इधर ही खड़े हैं। इस वाले फेस पे देखना है ना आपको, ध्यान से समझो। तो यहाँ करंट कैसे आ रही है? ऐसे आ रही है ना, वही तो मैं दिखा रहा हूँ। देखो देखो क्या करंट आ रही है, ऐसे तो आ रही है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं है, घड़ी की विपरीत दिशा में नहीं है, नॉर्थ पोल है। इधर नॉर्थ है तो उधर साउथ आएगा। बाकी आप वहां भी देख दिए करंट वहां ऐसे जा रही है। देखो इधर वाले फेस देख रहे हो, बच्चे मेरी बात को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगी। करंट ऐसे आ रहा है, कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज करंट, तो साउथ पोल आएगा। अगर आपको इसमें चक्करबाजी लग रही है, कंफ्यूजन हो रहा है, तो आसान तरीका मैंने बता ही रखा है। करंट की दिशा में अपनी राइट हैंड की उंगलियों को घुमा दो, हम मिल गए डायरेक्शन होगा, फुल बात खत्म। तो पल्ली साइड साउथ ही होगा। बताओ समझा कि नहीं आया? करंट की दिशा में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को घुमा दो, जिधर अंगूठा होगा नॉर्थ पोल, दूसरी साइड साउथ पोल। जय श्री राम, हो गया काम। बताओ समझ में कि नहीं आया? पक्का पक्का? आसान है, मजेदार है। हमने सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी समझ ली। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे काम करती है? उनकी डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ बाहर ऐसे। इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता है कैसे निकलेगा? ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या आएगी? सोलेनॉइड के बाहर तो नॉर्थ से साउथ जाएगा और अंदर ऐसा आएगा, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, समझो? ये काफी हद तक ना बाहर मैग्नेट को रिजेंबल करता है। बाहर मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी ऐसी ही होती है। ठीक है, तो एक सोलेनॉइड जो है वो काफी हद तक बाहर मैग्नेट जैसा ही काम करता है। बस फर्क इतना है कि वो नेचुरल मैग्नेट है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को आप चेंज नहीं कर सकते, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर आपके पास पूरी लिबर्टी है, आप इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, आप इसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? क्या? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन बाहर जो होती है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ चलती है और अंदर जो चलती है वो साउथ से नॉर्थ चलती है। सोलेनॉइड के अंदर आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। देखो लाइंस पैरेलल आ रही है, बाहर वो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, वो हमने पढ़ाई था, लूप में भी सेंटर के पास यूनिफॉर्म रहता है, बाकी बाहर दूर जाओगे तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है। सारी बातें वही है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक सोलेनॉइड का मतलब किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की अगर मुझे स्ट्रेंथ बढ़ानी हो तो मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाकर, करंट बढ़ाकर, और या फिर सॉफ्ट आयरन कोइंसाइड करके। ठीक है, इसी के साथ सोलेनॉइड वाला अध्याय भी समाप्त हो जाता है। खत्म है। चलिए भाई, आइए शुरू करते हैं फिर से एक बार। आइए देखिए, हम कहाँ थे बच्चों प्यारे?
हमने अभी अभी सोलेनॉइड समझा है। क्या समझा है? सोलेनॉइड। और मैंने आपको बातों बातों में बता भी दिया कि सोलेनॉइड का सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो काफी हद तक बार मैग्नेट जैसा देखने को मिल रहा है। कैसा देखने को मिल रहा है? बार मैग्नेट जैसा। तो ओम भाई कह रहे हैं भैया इसका मतलब सोलेनॉइड और बार मैग्नेट एक जैसी है। हाँ, कई सारी सिमिलरिटीज है इनमें, पर कुछ डिससिमिलरिटीज भी है। सबसे बड़ी डिससिमिलरिटी क्या है? बार मैग्नेट इज नेचुरल मैग्नेट एंड ये सोलेनॉइड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो सबसे बड़ा जो अंतर आता है वो तो यही आता है। लेकिन इनमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या क्या सिमिलरिटीज और क्या क्या डिफरेंसेस है वो देखते हैं। जब सिमिलरिटीज पढ़ता हूं वन बाय वन। सिमिलरिटीज बिटवीन अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड एंड अ बार मैग्नेट। पहला पॉइंट आता है द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड आर सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट। बिल्कुल, बार मैग्नेट का भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा ही दिखाई देता है। देखो, बार मैग्नेट का अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे ना, बार मैग्नेट ऐसी होती है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ बाहर और अंदर साउथ से नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है हमेशा क्लोज्ड कंटीन्यूअस लूप बनाती है। क्लोज्ड कंटीन्यूअस लूप बनाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लोज्ड कंटीन्यूअस लूप बनाती है, मतलब बीच में कहीं टूटती नहीं है। और ये मैं सिर्फ एक ही लाइन बना रहा हूं, ऐसी बहुत सारी होंगी, चलता रहता है ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना ऐसे। और दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन आएंगी, जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को टच या क्रॉस नहीं करती। तो ये इस तरीके से मैग्नेटिक लाइंस बनती है, तो दोनों की सेम आती है। तो पहला सिमिलरिटी तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट पढ़ो। अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली सेट्स इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एग्जैक्टली इन द सेम मैनर एज द बार मैग्नेट। क्या ये हमने पहले नहीं बोला था आपसे कि किसी भी मैग्नेट को अगर आपने धागे से बांध के फ्रीली सस्पेंड करके छोड़ दिया तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके अलाइन हो जाएगा। तो वो बार मैग्नेट भी वही काम करती है और ये भी काम करती है, क्योंकि आखिर ये भी तो है मैग्नेट ही ना। हर मैग्नेट ये काम करेगी, है ना। बस फर्क इतना है कि ये तब तक करेगी जब तक करंट पास हो रहा है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दो सिमिलरिटीज आ गई। पहला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों की एक जैसी है। दूसरा, दोनों ही एक दूसरे को फ्रीली सस्पेंड करने पर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करती है। तीसरा सिमिलरिटी क्या आता है जिज्ञासा जी? अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड आल्सो एक्वायर्स द अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। बताओ यार, ये भी लोहे के टुकड़ों को खींच लेती है। क्या बड़ी बात बता दी भाई। सही मायनों में एक ही सिमिलरिटी मानता हूं मैं, वो ये है कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा है। बाकी तो दोनों हर मैग्नेट शो करती है, तो इसने कर दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया भाई। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी और अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हर मैग्नेट के पास है, तो इसके पास भी होगी, है ना। तो सिमिलरिटी जो सबसे तगड़ी वाली है वो ये है कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक जैसा दिखता है, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक जैसी दिखती है। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अब डिससिमिलरिटीज पे आते हैं। अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर, सोलेनॉइड इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाउएवर बार मैग्नेट इज अ परमानेंट नेचुरल मैग्नेट, है ना। सुनिए, ध्यान सुनिए। डिससिमिलरिटीज इनके हिसाब से क्या आ रही है निधि जी? पहला डिससिमिलरिटी क्या आता है? द स्ट्रेंथ of magnetic field due to a solenoid can be changed. क्या? The strength of a magnetic field of due to a solenoid can be changed by changing the current in it, while the strength of bar magnet cannot be changed. बताया तो वही है ना, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो हमारे पास लिबर्टी है, हम उसकी स्ट्रेंथ को, पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं। बार मैग्नेट जो है नेचुरल मैग्नेट है, उसको नहीं कर सकते आप, ऐसा है ना। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर सकते हैं, ये भी मैंने बता रखा है। बात तो ये, मतलब आप इलेक्ट्रोमैग्नेट या सोलेनॉइड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हैं, और बाहर मैग्नेट की स्ट्रेंथ या डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हैं। क्या बोलते हो अद्भुत भाई, समझ में आ गया? इसी के बाद अगला टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। कोई भी ऐसा सेटअप जो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे, इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे मैग्नेट की तरह बिहेव करे, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। वो सोलेनॉइड भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेट ही था, बस ये रॉड शेप्ड हो गया। एक हम अपना यू शेप बना सकते हैं। अगर यू शेप्ड फ्रेम पे तार लपेट दूं, सोचो एक यू शेप का आपने लोहे का जुगाड़ बना दिया, फ्रेम बना दिया, और उस पे तार लपेट के करंट पास करा दूं, तो यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गई। दिक्कत क्या आ रही है? मैं तो ओ शेप बना दूंगा, किसी को किसी भी शेप दे दूंगा तो मैं बना दूंगा। आपको करना क्या है? एक उस शेप का फ्रेम लेना है और उस पर तार लपेट के करंट पास कराना है, उस शेप की मैग्नेट में। कौन सी दिक्कत है? बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? फिर इसके बाद आता है एक नोट आ रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ध्यान से सुनना। फॉर सेंडिंग करंट इन द कॉइल द सोर्स मस्ट बी द डीसी सोर्स, दैट इज बैटरी। आपसे मैंने क्या कहा था? एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते वक्त आप हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे? डीसी सोर्स का इस्तेमाल करेंगे। एसी सोर्स से इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनती। क्या बन तो जाएगी, लेकिन पागल हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में जो एसी यूज होता है उसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। मैंने पहले भी बताया था, मतलब एक सेकंड में 50 बार पॉजिटिव और 50 बार नेगेटिव होगा। वो 50 हर्ट्ज है ना, तो एक सेकंड में 50 साइकिल्स पास होंगी। हर्ट्ज का मतलब क्या है? कितनी साइकिल्स पास हो रही हैं? 50 हर्ट्ज का मतलब क्या हो गया? 50 साइकिल्स पास हो रही है। तो ये जो लाइट्स जल रही है इस कमरे में, ये एक सेकंड में 50 बार जल रही है, 50 बार बुझ रही है। मजाक कर रहे हैं? हमें तो लगातार दिख रही है। वो लगातार आपको जलती हुई इसलिए दिख रही है क्योंकि आपकी आंखों की इतनी क्षमता ही नहीं है कि आप वो चीज देख पाओ, है ना। हमारी आईज का जो परसेप्शन होता है ना, जिसको परसिस्टेंस ऑफ विजन कहते हैं। भैया आपने अभी कहा
कि इस कमरे में जो लाइट जल रही हैं ये एसी से जल रही हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई से जल रही हैं, ठीक है। तो भैया इसका मतलब क्या है कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी हुई, 50 हर्ट्ज हो गई, यानी कि 1 सेकंड में 50 बार जल रही है और 50 बार बुझ रही है। पर हमें तो कुछ पता ही नहीं लग रहा, क्योंकि हमारी आंखों की इतनी कैपेबिलिटी नहीं है वो इतने फास्ट चीजों को प्रोसेस कर पाए। हमारी आंखों की जो कैपेबिलिटी है वो कितनी है, 1/16 ऑफ अ सेकंड। 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक ही आप देख के समझ सकते हैं कि आपने क्या देखा। मतलब अगर आपकी आंखों के सामने जो चीज लाई गई है वो 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक टिकती है, तब तो आप उसे देख के समझ पाएंगे कि आपने कुछ देखा है, नहीं तो आपका ब्रेन उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा, आप क्लियरली समझ ही नहीं पाओगे कि आपने क्या देखा है। इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। क्या बोलते हैं, परसिस्टेंस ऑफ विजन। कानों की भी ऐसी क्षमता है, उसे वो 1/10 ऑफ सेकंड है, उसे परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग कहते हैं। अब हम मुद्दे पे लौटते हैं। इसी का फायदा उठाकर वीडियोस कैप्चर करी जाती हैं। आज तक आपने जो भी वीडियो देखी है कोई वीडियो है ही नहीं, है ना, वो तो सारी फोटोज है जो आपकी आंखों से बहुत तेजी से गुजारी जा रही है, फ्रेम्स पर सेकंड। सुना होगा आपने 60 FPS, है ना, 30 FPS। तो इसका मतलब क्या है कि इतने फ्रेम्स, इतने फोटोज आपकी आंखों के सामने 1 सेकंड में गुजारे जा रहे हैं। जाहिर सी बात है जितने ज्यादा फ्रेम्स पर सेकंड होंगे उतनी ज्यादा स्मूथ आपको वो वीडियो लगने वाली है। समझ रहे हो। और इसकी का इस्तेमाल करके पहले फ्लिप बुक बनाई जाती थी, अभी भी बनाई जाती है। जो एनिमेशन होते थे वो ऐसे तो बनाए जाते थे। एक पेज पे आपने क्या करा, स्केलेटन बना दिया, उसका हाथ यहाँ है, दूसरे पे थोड़ा हल्का सा नीचे कर दिया, तीसरे को और नीचे कर दिया। ऐसे करते करते जब आप उनको ना ऐसे करते थे तो वो ऐसा लगता था जैसे वो वेव कर रहा है, आपके हाथ दिखा रहा है, ऐसे होता है ना, ऐसा क्रैक्स में भी निकलती थी वो फ्लिप बुक्स। क्यों, ऐसे कैसे काम करता था वो, वही वाली बात है। इससे पहले कि आपका दिमाग पहली इमेज को समझता, आपने दूसरी देख ली, दूसरे को समझता, उससे पहले आपने तीसरी देख ली, तो वो लगता है कि कंटिन्यूस चल रहा है वो मामला, समझे। वो डिफरेंट इमेजेस मानता ही नहीं उसको। ऐसे ही सारी वीडियोस बनती है भाई। बातचीत समझ आ गई। तो दिक्कत क्या आ रही है आपको, मैंने फ्रीक्वेंसी वाला झोल झपाटा समझाया आपको भी। हमारे घर में जो एसी सप्लाई है इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। तो यार शौर्य भाई बात बताओ, अगर मैं यहाँ डीसी सप्लाई की बजाय एसी लगा दूं, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, उसका पोल्स फिक्स है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो सोनाक्षी जी को समझ में आ रहा है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, करंट हमेशा ऐसे ही फ्लो करेगा और नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे बने रहेंगे। अगर गलती से दीप भाई ने यहाँ एसी सप्लाई लगा दिया होता, जो मेन सप्लाई आ रही है अपने घर में वो लगा दिया होते, तो क्या होता, तो ये पोलैरिटी 1 सेकंड में 50 बार पॉजिटिव 50 बार नेगेटिव होती, यानी कि नॉर्थ साउथ ऐसे चलता रहता, समझ में आ रहा है, नॉर्थ साउथ ऐसे चलता था। मैं जितनी तेजी से बोलने की कोशिश करता हूँ इससे भी कहीं ज्यादा तेजी से चल रहा था, नॉर्थ साउथ ऐसे चलता रहता, समझ में आ रहा है। तो आपको ये पागल हो जाती, बौखला आता है ये। तो अगर मैं यहाँ पर कोई, सुनो अभी आपको हंसी आ रही है ना जब मैं नॉर्थ साउथ कर रहा हूँ, अगर यहाँ पर मैंने एक कंपास नीडल रख दी तो वो तो पागल हो जाएगी, वो तो पागल हो जाएगी। जब इधर नॉर्थ होगा तो वो उसका एरो को धक्का मारेगी, चल में निकल, इतने में जैसे वो जाने को तैयार हुई इतने में साउथ ने बुला लिया, भाई वो पागल हो जाएगी, इतनी पागल हो जाएगी, इतनी पागल हो जाएगी कि इनर्शिया की वजह से वो हिलेगी नहीं, है ना, वो हिलेगी ही नहीं, रुक जाएगी भाई। समझ में आ रहा है भाई। जब तक वो मन बना रही है ना कि मैं चलूं, तब तक उससे बड़ा बताओ, उठो 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 उठो, बैठो बैठो, समझ रहे हो। अगर मैं इनसे बार बार यही करता रहूं तो ये कहेंगे अरे छोड़ो यार बेकार की बात, परेशान कर दिया हमने, समझो नहीं। मैं अगर 10 बार और कह दूं आपसे उठो अरे बैठो, ये बुरा मान जाएंगे, कहेंगे हटाओ यार छोड़ो, हमने कुछ बात ही नहीं सुननी इनकी। होगा नहीं होगा ऐसा, सेम यही इधर लगता है। अगर आपने एसी सप्लाई लगा दी तो एसी से इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनाई जाती है, क्योंकि लगातार बदलती हुई पोलैरिटी उसको परेशान कर देती है। बात सुना गई है। अब मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, इस बात को आप ध्यान से सुनना। For sending current in the coil, the source must be DC, that is battery, with an AC source of frequency 50 Hz. Although the soft iron core gets magnetized as long as the current is passed, but its polarity at the end changes 50 times in each second. मैंने कहा था AC से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई तो जा सकती है, लेकिन उसकी पोलैरिटी 1 सेकंड में 50 बार बदल रही है ना, समझ लो। नॉर्थ पोल मतलब नॉर्थ साउथ ऐसे चलता रहेगा, और वो भी कितनी बार, 1 सेकंड में 50 बार। समझ में आ गया। Ways of increasing the magnetic field of an electromagnet, कितनी बार बताया, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, करंट बढ़ा दो, सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट कर लो, बस यही 3 तरीके हैं। परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में डिफरेंस खुद पढ़ लीजिएगा, कई बार बता चुका। परमानेंट मैग्नेट की ना तो पोलैरिटी चेंज कर सकते हैं और ना स्ट्रेंथ चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट में दोनों फ्रीडम अपने पास। एडवांटेजेस क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेट के, यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उसको चेंज कर सकते हैं। यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत सारी जगह होती है, पर सबसे जरूरी अपने लिए है इलेक्ट्रिक बेल का। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, इस डायग्राम को देखिए समझ में आएगा। एक बैटरी है ना, आपको कुछ नहीं करना, जैसे स्विच ऑन करोगे ना, सुनो, स्विच ऑन करते हैं यहाँ से करंट पास होते हुए इस यू शेप्ड फ्रेम में जो कॉपर तार लिपटा हुआ है उसमें करंट पास होगा और वो एक मैग्नेट बन जाएगी।
जैसे ही मैग्नेट बनेगी इसके आगे एक पतली सी स्ट्रिप है लोहे की, वो लोहे की स्ट्रिप इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगी, ये अट्रैक्ट होगी तो उससे जुड़ा हुआ हैमर घंटे पे आके टिंग डोंग कर देगा, डिंग डोंग हो जाएगा, घंटी बज गई। समझ में आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रिक बल इस तरीके से काम करती है। मुबारक हो। अच्छा एक मिनट, अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैं डीसी सोर्स की जगह एसी सोर्स यूज कर लेता तो क्या होता? तो वही होता जो अभी बता रहा था, है ना? ये कहती मैं तो मैग्नेट हूं, चलो आओ। फिर जैसे ही वो आने को तैयार होता है इतने में कहता नहीं बता तुम, अरे आओ, अरे आओ दियो। तो ये ड्रामे की वजह से ये हिलता ही नहीं है और घंटी बजती ही नहीं। सुनो इन्होंने नोट में क्या लिखा है, इफ एन एसी सोर्स इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ बैटरी द कोर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट विल गेट मैग्नेटाइज्ड बट द पोलैरिटी एट इट्स एंड्स विल चेंज सिंस अट्रैक्शन ऑफ आर्मेचर डज नॉट डिपेंड ऑन द पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो द बेल, हाँ एक बात और, यहाँ कोई मैग्नेट नहीं तो मैं भूल गया, यहाँ क्या है? मैग्नेट नहीं है, यहाँ लोहा है। तो लोहा तो अट्रैक्ट हो ही जाएगा ना। अगर कोई मैग्नेट होती तब दिक्कत होती। ध्यान से सुनिए, एक बार और क्लैरिफाई कर दूं, अगर मैं डीसी की जगह एसी सप्लाई यूज करता हूं तो क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ही बनेगी? ऐसा तो मैंने नहीं कहा। मैंने कहा था इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी, मैग्नेटाइज तो होगा, लेकिन पोलैरिटी लगातार बदलती रहेगी। तो अगर इसके पास आपने एक मैग्नेटिक कंपास नीडल रख दी तो वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी, जैसा मैंने निधि जी के साथ करा के दिखाया था अभी आपको, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर कोई लोहे का रॉड रख देता हूँ, वो अट्रैक्ट होगी या नहीं होगी? वो तो अट्रैक्ट होगी ना, क्योंकि इसमें कोई पोल्स नहीं है। वो तो खींचेगी, चाहे यहाँ नॉर्थ हो चाहे यहाँ साउथ हो, वो तो खींचेगी ना, आप समझो। लेकिन कंपास नीडल रखा तो प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है? कंपास नीडल का नॉर्थ को ये रिपल्शन मार के कह रहा है चलो भागो, इतने साउथ बन गया तो वो बुला रहा है वापसी, फिर यहाँ नॉर्थ बन गया फिर वो भगा रहा है, फिर साउथ बन गया फिर वो बुला रहा है, तो वो कंफ्यूज होकर कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर यहाँ लोहे की रॉड है तो वो तो चाहे यहाँ नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, वो तो खींचेगी। यानी कि अगर मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेट में डीसी की जगह एसी सोर्स लगाता हूं तो क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी? जी बिल्कुल बनेगी, लेकिन उसकी पोलैरिटी लगातार एसी की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चेंज होती रहेगी। तो क्या हम एक इलेक्ट्रिक बेल में डीसी सोर्स की जगह एसी सोर्स लगा दे तो घंटी बजेगी? हाँ बजेगी, क्योंकि वहां पर हमने आयरन का स्ट्रिप लगाया हुआ है ना, तो घंटी बजेगी। क्योंकि यहाँ पर कोई मैग्नेट नहीं है, आयरन की स्ट्रिप है, तो यहाँ पर पोलैरिटी चेंज भी हो जाएगी, तब भी वो उसको खींचता ही रहेगा, तो घंटी बजती रहेगी। बताइए समझना कि नहीं? हाँ, बात समझ अच्छे से? तो ये है। तो क्या इलेक्ट्रिक बेल में हमने एसी सोर्स लगा दिया होता तो घंटी बजती? हाँ जी बजती। यही इस नोट में बताया हुआ है, क्योंकि सिंस अट्रैक्शन ऑफ आर्मेचर डज नॉट डिपेंड ऑन द पोलैरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट सो द बेल विल रिंग। बेल तो बजेगी। कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन आएगा क्या? नहीं। अब बताइए समझ आया कि नहीं आया? ये पार्ट हो गया खत्म पूरा। चलिए भाई, अब हम पार्ट बी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और पार्ट बी की स्टार्टिंग टॉपिक है आपका। हेडिंग क्या है पार्ट बी की बच्चों? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए भाई बात सुनिए, शांत, बिल्कुल शांत आर्यन भाई, ध्यान सुनो। जो हमारा ये पार्ट बी है, चैप्टर नंबर बता सकते हैं आप मुझे कौन सा ये है? फिजिक्स में आपका जो 10th बी वाला पार्ट है, इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फिजिक्स में 10th बी वाला जो पार्ट है, ये पहले 10th ए पार्ट ने क्या समझाया आपको? भाई मैं सही बताऊं तो 10th ए पार्ट ने बस मुझे खाली ये समझाया है कि एक करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरह काम करता है और इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। और अलग अलग शेप से बनाया सकती है। स्ट्रेट वायर होगा तो कंसेंट्रिक सर्कल्स में के फॉर्म में आएगा, अगर लूप होगा तो फिर आपको उसके अंदर से जाती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई देंगी, है ना? सेंटर के आसपास यूनिफॉर्म होगा और बाकी उसके एजेस के पास आपको फिर से वो गोल गोल ही दिखाई देगा। ठीक है, एक लूप से एक टर्न से मजा नहीं आ रहा तो आप टर्न्स बढ़ा दो, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा और उसी को हमने सोलेनॉइड नाम दे दिया है, जो कि एक बार मैग्नेट दिखाई देता है। फिर इसका इस्तेमाल करके हमने इलेक्ट्रिक बेल बना लिया है। ये एक शॉर्ट समरी थी पहले पार्ट की जो अब तक हमने पढ़ा था। अब जैसे ही हम पार्ट बी की तरफ जाते हैं तो मैं देखता हूँ कि बच्चों को जब सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है तभी वो ध्यान देना बंद कर देते हैं और सबसे ज्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि पार्ट बी और भी ज्यादा क्रूशियल है और आप यहीं पर ध्यान नहीं देंगे देव भाई तो आपकी मट्टी पलित हो जाएगी। इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पार्ट ए ने हमें क्या सिखाया बच्चे कि एक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, पार्ट ए ने हमें क्या सिखाया? करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। जरा सोचिए, अपने बचपन की यादों को याद करिए और सोच के बताइए कि एक मैग्नेट और दूसरी मैग्नेट के साथ हम कैसे खेलते थे। भैया एक मैग्नेट का ये अब सपोज करिए ये जो ब्लैक ढक्कन है ना, ब्लैक मार्कर का कैप वाला इलाका, ये नॉर्थ पोल है और जो पीछे वाला इलाका है साउथ पोल है। तो बचपन में हम कैसे खेलते थे दो मैग्नेट के साथ? देखिए ऐसे, ये नॉर्थ ये साउथ,
अरे वाह, अट्रैक्ट हो गया, पलटो, अरे 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 अरे, ऐसे खेलते थे क्या बचपन में, है ना? या फिर ऐसे, अरे 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 अरे, दूर भाग रही है तो पलट लगा तो चिपक गई, ऐसा होता था। नॉर्थ नॉर्थ को, साउथ साउथ को रिपल्शन मारता था, लाइक पोल्स रिपेल करते थे, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते थे। यही तो पढ़ा था। थोड़ा और प्यार से समझते हैं। एक मैग्नेट को जब दूसरी मैग्नेट के पास रखते हैं तो इधर दे अट्रैक्ट और दे रिपेल। यही पढ़ाया है, मतलब यही हमने खेलते हुए सीखा है, जानते हैं ना सब। यानी कि जब भी एक मैग्नेट को दूसरी मैग्नेट के पास रखा जाता है तो फोर्स लगता है, चाहे अट्रैक्शन का लगे चाहे रिपल्शन का, फोर्स लगता है। सबको मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से? एक बार इसे शुद्ध हिंदी में फिर से बताइए, मैंने क्या कहा? नहीं, अंग्रेजी में बताते हैं, सॉरी। व्हेनेवर अ मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर अनदर मैग्नेट देन इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, इट मे बी ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, पोल्स पर डिपेंड करेगा। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब ओएस्टेड साहब की बात को याद करते हैं। क्या कह रहे हैं ओएस्टेड साहब? ओएस्टेड भैया ने कही थी कि एक मैग्नेट, एक करंट कैरिंग वायर बिहेव करता है एक मैग्नेट की तरह। अभी तक हम दो मैग्नेट से खेल रहे थे तो अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स लगा तो ओम भाई को समझ में आया, लेकिन अब ओम भाई कह रहे हैं अब तो भैया कहानी बदल गई है। अब ना मेरे पास एक तो मैग्नेट है जिसके चारों ओर एक इनविजिबल स्पेस है जिसके अंदर उसका असर महसूस होता है, उस स्पेस को मैं मैग्नेटिक फील्ड बोलता हूं। और अब मेरे पास दूसरी मैग्नेट नहीं है बल्कि करंट कैरिंग वायर है। तो वंश भाई बोले क्या फर्क पड़ता है जी? क्योंकि करंट कैरिंग वायर भी तो मैग्नेट की तरह ही बिहेव करती है। ओएस्टेड भैया ने बताई थी इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। क्यों भाई? पहले पार्ट ने क्या समझा था? अ करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। दूसरा पार्ट कह रहा है कि जब करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है और ये क्या है? मैग्नेट है, तो एक मैग्नेट को दूसरी मैग्नेट के पास रखूंगा तो फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? हियर कम्स द हेडिंग ऑफ पार्ट बी। क्या? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। क्या पढ़ पा रहे हैं आप? क्या लिखा है मैंने यहां पर? क्या सुनाई दे रहा है आपको? फोर्स ऑन अ, ध्यान से सुनो, करंट कैरिंग वायर सुनाई दे रहा है क्या? क्या सुनाई दे रहा है? नहीं, मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेट सुनाई दे रहा है। भैया यहाँ तो करंट कैरिंग वायर लिखा है, मुझे सुनाई क्या दे रहा है? यहाँ तो क्या लिखा है लेकिन मुझे समझ में क्या आ रहा है? क्योंकि मुझे पता है, ओएस्टेड भाई ने बताया था कि करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। तो ये मत समझना कि ये तो बिजली का तार है मुन्ना, वो करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। और एक मैग्नेट को अगर आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा। समझ रही बात नहीं? वही फोर्स कितना लगेगा, किस दिशा में लगेगा, यही निकालने जा रहा हूं मैं इस टॉपिक में और इस पार्ट में। बताओ समझाया कि नहीं आया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कृपया ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा। क्या है टॉपिक का नाम? फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से देखते रहना। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर। सबसे पहले तो एक स्ट्रेट वायर ले आओ, सबसे पहले तो एक स्ट्रेट वायर ले आओ, ठीक है? लग गया स्ट्रेट वायर। अब इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है ना, वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है अभी, ठीक है? जब मैं इसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो इस पर कौन सी दिशा में फोर्स लगेगा, यही समझाने जा रहा हूं मैं आपको, ध्यान से देखिएगा। यहां पर हमारे पास एक नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, इधर साउथ पोल है। भैया मेरे को छोटी क्लास में पढ़ाया था कि एक मैग्नेट के पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग नहीं कर सकते। किसी भी मैग्नेट को कितना ही तोड़ लो, कितने ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लो, कितना तोड़ लोगे? एटम तक ले आओ तोड़ते तोड़ते, तब भी उसी में नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों आ जाएंगे। आपको क्या लगता है अगर इसे बड़ी मैग्नेट को तोड़ दूं, ये इसका नॉर्थ पोल था ये साउथ पोल था, तोड़ दूं बीच में से, तो ये नॉर्थ अलग हो गया साउथ अलग हो गया? गलत फहमी में जी रहे हो आप। ये नॉर्थ था, नॉर्थ रहेगा इधर, यहाँ एक साउथ बन जाएगा, ये साउथ है यहाँ एक नॉर्थ बन जाएगा। समझ रहे हो क्या कह रहे हो यार? सही कह रहा हूं। एक मैग्नेट को जब हम तोड़ते हैं ना तो उसके पोल्स भी बट जाते हैं, नए पोल्स क्रिएट हो जाते हैं उसमें। कभी भी पोल्स सेपरेट नहीं कर सकते, यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं करता, मैग्नेट मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता। हर मैग्नेट में दो पोल्स होंगे ही होंगे, आप कितना ही तोड़ लो उसको, एटम के लेवल तक तोड़ दो तब भी उसमें दोनों पोल्स पाए जाएंगे। अब मुद्दे पे लौट जाते हैं। आपने अलग कैसे बनाया? मैंने अलग नहीं बनाया, ये एक यू शेप मैग्नेट होगी, मैंने बाकी का पार्ट दिखाया नहीं है, सही है? या फिर ये दो अलग अलग मैग्नेट्स होंगी, एक नॉर्थ और इसका साउथ इधर होगा, ये साउथ है तो उधर नॉर्थ होगा। ये दो बातें हो सकती है, मैं वो शो नहीं कर रहा हूँ अभी,
अब मुद्दे पे लौट के आते हैं। हमने पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, मैग्नेट के बाहर कहाँ चलती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या आ रही है, ये बी। बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, बी का मतलब क्या होता है, याद रखना, बी मतलब, आई मतलब, बी मतलब, हाँ मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। अच्छा ऐसी बात है, हाँ ऐसी ही बात है। और आई क्या है, करंट है। क्या आपने करंट कैरिंग वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, एक मैग्नेटिक पास रखा है, हाँ तो क्या होगा भैया, उस पर फोर्स लगेगा। बस वो फोर्स जो लगेगा वो किस दिशा में लगेगा ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी का अगर पूरी पिक्चर क्लियर करानी हो तो आपको उसका मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड पे धीरे धीरे चलूंगा मैं आगे, पहले डायरेक्शन समझाता हूं। हाउ डू वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी करंट कैरिंग वायर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड पर रख देते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है उसकी दिशा कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। गाइस ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, और ये हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाने जा रहे हैं। ठीक है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालते हैं एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। याद है डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या निकालते थे मैथ्स में, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालते थे जब उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन थे। सेक्शन फॉर्मूला से क्या निकालते थे, पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकालते थे, पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स निकालते थे जब रेशियो पता होता था डिवीजन का। तो ऐसे ही फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से क्या निकलता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी बिजली के तार को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगती है उस फोर्स की दिशा निकलती है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। भैया ये काम कैसे करता है सुनिए। इंडिया में सीबीआई, अमेरिका में एफबीआई। क्या क्या क्या, इंडिया में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, अमेरिका में एफबीआई। एफ फॉर फोर्स, थंब फोर्स, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, आई फॉर करंट, एफबीआई। कृपया अपने लेफ्ट हैंड की थंब और पहली और दूसरी फिंगर को इस तरीके से अलाइन करें। पोलियो नहीं कराना है, ऐसे नहीं होनी चाहिए आपकी उंगलियां, दे शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऐसे 90 डिग्री पे बिल्कुल, है ना। किसी में अगर देखो भाई ऐसे नहीं होनी चाहिए आपकी फिंगर्स, पोलियो नहीं हुआ है ना, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री पे दिखनी चाहिए, तीनों आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे है ना। यो हनी सिंह समझ आ रहा नहीं आ रहा, ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या, जब आप इन्हें ऐसे अलाइन कर लेंगे तो आपको धीरे धीरे अरेंजमेंट करना, अपनी उंगलियों को सेटअप करना है। आप अपनी उंगलियों को आराम से घुमाइए। अगर उंगलियां घुमाने में कष्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरा हाथ टूट जाएगा, तो कॉपी घुमा लिए, खुद को घुमा लिए, मगर इनका अरेंजमेंट इस हिसाब से सेट होना चाहिए। एफ फोर्स पता लगेगा कहां से, थंब से। ये क्या है, ये फिंगर किसके लिए है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अपनी इस वाली फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अलाइन कर दिया जी, कर दिया। करेक्ट, ऊपर है, फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, इस पर अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, इनवर्ड फोर्स लगेगा। भैया मुझे समझ नहीं आया, एक बार फिर से बताओ ना प्लीज। लो जी सुनो, आराम से देखिए गाइस, आप बाद में खेलेगा, पहले मुझे देखिए। अपना हाथ सब नीचे कर दिए, दिमाग को पूरा यहाँ पर फोकस करिए। अपने राइट हैंड की, सॉरी अपने लेफ्ट हैंड को इस तरीके से लगाना है मुझे। थंब, शौर्य, सब बच्चे इधर देखो, थंब फोर्स बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लाइन कर दिया, करंट ऊपर है, देखो देखो देख लो भाई साहब। इधर उधर करते वक्त, घुमाते वक्त इनका आपस में जो 90 डिग्री एंगल है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ये ऐसे ही रहनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी वाली कर दी, करंट ऊपर है। अच्छा, थंब किधर आ रहा है, अंदर, तो फोर्स किधर गया, अंदर। यानी कि ये जो बिजली का तार है ना, इसको अंदर की तरफ दबा दिया जाएगा, अंदर की तरफ दब जाएगा, ये फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। समझ में आया। इसी में अगर करंट नीचे कर दूं तो क्या होगा, आउटवर्ड फोर्स होता है, तो बाहर की तरफ आया था तार। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। और एक मौका देता हूं, ध्यान से सुनना भैया। ये क्या बना रहे हो, गेम खेलोगे क्या भैया भाई? बेटा इसे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। बताया था ना, क्रॉस से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अगर यहाँ डॉट 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 होता तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए अब मैं क्या करूंगा, अपने ये लेफ्ट हैंड की फिंगर्स का, इस वाली फिंगर को जो मैग्नेटिक फील्ड की है इसे ऐसे कर दूंगा। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना, अगर डॉट्स होते तो ऐसे करता, है ना। अब इस तार में जो करंट आ रहा है वो इधर की तरफ आ रहा है, इधर आ रहा है। अब क्या,
मैंने क्या कहा था, फोर्स की डायरेक्शन निकालूंगा थंब से ना। सुनो एक मिनट, आराम से। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में अपनी फर्स्ट फिंगर कर दी, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कर दी, फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। वाओ, वेरी डेंजरस फोर्स लगेगा ऊपर। अब बताइए वर्किंग प्रोसीजर समझ में आया कि नहीं? पक्का अच्छे से आगे सबको समझे? क्या समझा आपने अभी भैया? FLH रूल समझा? FLH रूल ये क्या है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। भैया ये क्या करता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है? बताओ गाइस। फोर्स बताता है, फोर्स की डायरेक्शन। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है? फोर्स की डायरेक्शन बताता गिव्स द डायरेक्शन ऑफ है। फोर्स gives the direction of force, है ना, acting on a current carrying wire, acting on a current carrying wire। मुझे नहीं पता आप लोगों को समझ में नहीं आया या आया, आप ही करते हैं तो। अब इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बात ये है इसमें से न्यूमेरिकल तो खैर आते नहीं ज्यादा, इसमें से यही वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं डायरेक्शन फाइंडिंग के। हेलो गाइस, ध्यान से देखिए, ये एक दीवार है, हाँ तो बोर्ड है भैया, इसके पीछे तो दीवार है और उधर भी सामने एक दीवार है। वहां से मैग्नेटिक, सॉरी यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उधर की तरफ जा रही है, यहाँ से मैग्नेटिक लाइंस निकलकर उधर की तरफ जा रही है, मतलब इधर नॉर्थ पोल है उधर साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है। ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड हुआ? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ निकलता हुआ आ रहा है ना। हाँ भाई, FBI, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड फिलहाल आउटवर्ड है, यानी कि इधर की तरफ आएगा। और तार जो है ना, तार ये ट्राइपॉड वाला जो स्टैंड है ना, इसका है तार, मतलब ऊपर की तरफ आ रहा करंट, तो फोर्स किधर की तरफ लगेगा? यानी कि ये जो तार जा रहा है ना, जिसमें करंट उधर की तरफ फ्लो कर रहा है मान लो, तो फिर क्या होगा? इस तार पे उधर की तरफ फोर्स लग जाएगा थोड़ा सा, समझिए? समझ आ रहा नहीं आ रहा? अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होता है इधर की तरफ तो हेलो, समझ आगे सबको अच्छे से पक्का। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है? गिव द डायरेक्शन ऑफ द करंट। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको और इसे याद रखिएगा, क्या जुगाड़ बताया मैंने, बताओ। ऐसे FBI, तीनों के बीच में 90 डिग्री एंगल आ रहा होता है। हेलो, थंब, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, FBI। आनी समझ आ रही है? कोई दिक्कत नहीं ना? वेरी गुड। हाय भैया, लेफ्ट हैंड से हम निकाल लेंगे भैया, लेकिन आपने हमको वो तो बताया नहीं इसका। भाई फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, आपने हमको डायरेक्शन बतानी, मैग्नीट्यूड तो बताया नहीं भाई, जरा सोच के बताना। फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस फोर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस फोर्स को अफेक्ट कर रहे होंगे? फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस फोर्स। यार आप मुझे एक बात बता सकते हैं, फोर्स लग क्यों रहा है? क्योंकि हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, लेकिन उससे भी पहले ही फोर्स लग क्यों रहा है? क्योंकि इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है। बेटा एक मिनट, इस वायर का करंट रोक दो तो ये मैग्नेटिक नहीं बनेगी, तो फोर्सिंग लगेगा। यानी कि इस पर जो फोर्स लग रहा है ना, वो इसके करंट की वजह से लग रहा है। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा, ओ भाई, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक बनेगी, उतना ज्यादा इस पर फोर्स लग रहा होगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फिर ये फोर्स लगाने वाला कौन है भैया? वो मैग्नेटिक फील्ड। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लूंगा उतना ज्यादा अगला फोर्स लगेगा। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B एंड F इज प्रोपोर्शनल टू L। हाँ, इसकी लेंथ की भी डायरेक्ट इक्वेशन इसके तीनों को मिला दिया जाए तो फॉर्मूला बनता है F इज इक्वल्स टू IBL। साइन थीटा भी आता है इसमें, पता नहीं आपके बुक में दिया नहीं गया, नहीं दिया है, आप गरीब बच्चे अभी। 12वीं में आएगा, 12वीं में आएगा साइन थीटा। अभी की देख इतना ही है, IBL है ना, IPL का भाई IBL सही है भाई। बहुत सिंपल है यार, वो दिन याद करो जो मैंने आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ाया था। हीट प्रोड्यूस्ड इन अ वायर डिपेंड्स ऑन द स्क्वायर ऑफ द करंट, तो H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, H इज प्रोपोर्शनल टू R, H इज प्रोपोर्शनल टू T टाइम, है ना। तो कंबाइन कर दिया तो H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT आएगा। हाँ, टाइम होता है, जितने ज्यादा टाइम तक हीट मतलब करंट पास करूंगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, है ना। टेम्परेचर क्यों होगा? टेम्परेचर आप तो सप्लाई कर रहे हो, टेम्परेचर तो वो खुद ला रहा है गर्म होके, याद करो। हम तो टाइम कुछ टाइम तक करंट प्रोवाइड करें ना। अरे समझो यार, आपने इमर्शन रॉड को 1 घंटे चलाया, पानी गर्म हुआ, आपने उसे 2 घंटे चलाया, पानी बहुत ज्यादा गर्म हो गया, है ना। समझे नहीं समझे? टाइम पर डिपेंड कर रहा है वो। टेम्परेचर पे क्यों करेगा? टेम्परेचर हम थोड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं, टेम्परेचर तो उल्टा वो हमें लाके दे रहा है, समझे? हेलो गाइस, समझ में आ रहा है? फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस फोर्स क्या क्या आ रहे हैं? करंट पे
मैग्नेटिक फील्ड पे और लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। तो ये तीन चीजें तीनों को कमांड करा तो आईवीएल आ गया। के की वैल्यू बनाती है, मैंने वो लगाया नहीं। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाते हैं हटाते हैं तो वहां पर क्या होता है बताओ जरा, इक्वल्स टू साइन लग के कांस्टेंट आता है ना। तो F इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ IBL आएगा। और पता है क्या, K की वैल्यू के अंदर कितनी आती है, 1 आती है। K की वैल्यू 1 आती है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, F इक्वल्स टू IBL। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस कम है, फैक्टर्स को याद रखने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कहानी यही खत्म होती है।